ऑडियो 11 मानव प्रगति एवं पर्यावरण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अम्ल वर्षा भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती, ऊसर बना देती है। मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि नष्ट हो जाते हैं। यदि पीएच स्तर अत्यंत न्यून हो जाए तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर जैसे तत्व भी मिट्टी से समाप्त हो जाते हैं। ऐसी भूमि में पैदावार की जाए तो भी इसमें विषाक्तता आ जाएगी, जो अगणित रोगों को जन्म देगी। जर्मनी में हुए एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि अम्ल वर्षा से उत्पन्न एल्यूमिनियम की विषाक्तता पौधे के विकास में अत्यंत हानिकर है। अम्ल वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में अमेरिका तथा कनाडा सबसे आगे हैं। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर यह आरोप लगाया है कि अम्लीय वर्षा के कारक प्रदूषक तत्वों को वायुमंडल के माध्यम से एक दूसरे के देश में फैला रहे हैं। वास्तविकता की जांच पड़ताल के लिए दोनों ही देशों ने एक संयुक्त कमेटी विशेषज्ञों की बनाई है। वैज्ञानिकों का वह ग्रुप वायु से नमूना एकत्रित करेगा तथा दूसरे देश में होने वाली अम्ल वर्षा में उसकी भूमिका मालूम करेगा। विषाक्त वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, एडिरोंडेक पर्वत, न्यूयॉर्क तथा कनाडा के उत्तरी क्षेत्र प्री कैम्ब्रियन शील्ड के सबसे बड़े झील में प्राकृतिक पोषक तत्व समाप्त हो चुके हैं, जिसमें फसलें, जंगल तथा उनमें रहने वाले जलचर, थलचर जीव तेजी से मर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों में अम्ल वर्षा उपरोक्त हानियों के लिए जिम्मेदार है, जबकि अमेरिका की तुलना में 5 गुना कम अम्ल वर्षा के लिए कारक प्रदूषक तत्व कनाडा द्वारा अमेरिकी क्षेत्र में फैलाए जाते हैं। पिछले दिनों पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में हुई वर्षा में भी अम्ल की मात्रा पाई गई। कानपुर के निकट गंगा जल में अम्ल की मात्रा का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि अब अपने देश के वायुमंडल की स्थिति दूसरे यूरोपीय देशों जैसी विषाक्त बनती जा रही है। आसन्न इस संकट की अगले दिनों और भी अधिक गंभीर होने की संभावना कितने ही मौसम विज्ञानियों ने व्यक्त की है। अम्ल वर्षा के रूप में दिखाई पड़ने वाली विभीषिका मानवीय अदूरदर्शी क्रिया की ही प्रतिक्रिया है। प्रकृति के गर्भ में बीजारोपण विष बीजों का किया जा रहा है, प्रतिफल भी उसी के अनुरूप दृष्टिगोचर हो रहा है। जो क्रम चल रहा है यथावत चलता रहा तो वे प्रकोप और भी तीव्र होंगे। यह सोचना अविवेकपूर्ण है कि उनसे सीमित क्षेत्र अथवा देश विशेष प्रभावित होंगे, कारण कि वायुमंडल को देश की भौगोलिक सीमा में बांध सकना तथा उसके भले बुरे प्रभावों से अछूता रखना सर्वथा असंभव है। समस्त संसार एक प्रकृति चक्र से बंधे होने के कारण देर सबेर में प्रभावित होगा। गड़बड़ाए संतुलन को सुधारने, वातावरण में भरे विष का परिशोधन करने तथा आगे के लिए रोकथाम की अविलंब व्यवस्था न बनाई गई तो वरदायी प्रकृति का दूसरा क्रुद्ध रूप महाकाल के रूप में प्रकट होकर समस्त मानव जाति को घुट घुट कर मरने को विवश करेगा। गो प्रगति ख्याति के नाम पर पर्यावरण को विक्षुब्ध तो न ही करे। 17 मई 1958 को लंदन से छपने वाले दैनिक अखबार डेली मिरर में जीर्ण और खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः युवावस्था में बदलने का विज्ञापन छपा था। यह प्रयोग धनी आदमियों को उनकी विलासिता में शेष बचे शरीर को फिर से यौवन में बदलने और खूब पैसा कमाने के लिए किया गया। हुआ यह सब मानवता की सेवा के नाम पर। उसके पीछे उद्देश्य और औषधि निर्माण की प्रक्रियाएं कितनी दानवीय, आज के शिक्षित समाज को यह जानने की आवश्यकता ही कहाँ है। इंग्लैंड के एक डॉक्टर निहांस महोदय को यह औषधि बनाने का श्रेय मिला है। गर्भिणी भेड़ों के भ्रूण निकाल कर उनका सत निकाला और उसे जवानी की दवा के रूप में प्रयोग किया। इस दवा से कुछ महीनों के लिए ही उत्तेजना आई और फिर वे सेवन करता और भी अधिक गई गुजरी स्थिति में चले गए। 30 नवंबर 1690 के एल यूनिएट दैनिक पत्र, यह पत्र अमेरिका के ब्राज़ील राज्य में फोर्टालिज़ा नगर से निकलता है, में वैक्सीनेशन ऑन संडे शीर्षक से एक समाचार छपा, जिसमें एक टीका लगाने से 20 व्यक्तियों के पागल होकर मर जाने की सूचना दी गई। यह टीका 108 व्यक्तियों को तब तक और भी लग चुका था, जो या तो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे अथवा पागल होकर घरों में भूख रहे थे। यह टीका निरंतर 20 वर्षों तक पशुओं को मार मार कर बुरी तरह के प्रयोग और परीक्षणों के बाद
फोर्टालिज़ा की स्वास्थ्य डायरेक्टर डॉक्टर लीटन ने इस आशा से बनाया था कि उससे विश्व भर में उनकी ख्याति हो जाएगी और अथाह धन मिलेगा। पर परीक्षण के नीचे आते ही टीके के विषाक्त पहलू सामने आ गए और उसने 3 लाख आबादी वाले इस शहर में हाहाकार मचा दिया। एक घर की तो ऐसी बर्बादी हुई जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता। एक लड़के की इस टीके में मृत्यु हो गई, दूसरा बिल्कुल कुरूप हो गया, बाप स्वयं पागल हो गया। प्रतिशोधवश वह डॉक्टर के पास पहुंचा और उसे भी बुरी तरह घायल कर दिया। सारे नगर में इस टीके का आतंक छा गया। तब सरकार ने सड़कों पर लाउडस्पीकर लगवाकर लोगों को उससे बचने और जो खरीद चुके हैं वापस करने की आज्ञा प्रसारित की, जबकि इससे पूर्व वह सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका था। मूक और निरीह प्राणियों की पीड़ा से पर्यावरण कभी भी अछूता नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि अथाह पीड़ा के संवेदनशील क्षणों में कुछ ऐसी तरंगों का प्रवाह निकलता है जो कि पर्यावरण को विक्षुब्ध बनाकर पूरे समाज के लिए विभीषिका के रूप में प्रकट होता है। यह दुष्परिणाम आज के शिक्षित समाज को यह सोचने के लिए विवश करते हैं कि कुछ अधिकारियों की वैज्ञानिक प्रामाणिकता को ही शिरोधार्य नहीं किया जा सकता। प्रकृति का कार्य है दंड। बुरे कार्यों की या पुरस्कार देने की प्रतिक्रिया और भी तीव्र और सामूहिक होगी, उसका दुष्परिणाम सारे समाज को भोगना पड़ेगा। ऐसा ही सब कुछ आज हो रहा है और यदि हम उससे बचना चाहते हैं तो हमें मनुष्य जीवन के सूक्ष्म, धार्मिक, ईश्वरवादी, मानवतावादी पहलुओं को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अन्यथा एक दिन मनुष्य को ही खाने लगेगा और अब जो थोड़ी बहुत स्नेह, उदारता का प्रकाश रहा है वह भी निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक अंधविश्वास और उसकी लाल रोशनी शीर्षक से जुलाई 69 की अखंड ज्योति में एक लेख दिया गया था। उसमें बताया गया था कि औषधियों के लिए प्राणियों की किस प्रकार हिंसा की जाती है, कैसे कैसे उत्पीड़ित करके उन पर प्रयोग किए जाते हैं। उनके रक्त, मलमूत्र से जाने कैसी कैसी औषधियाँ बनती और जन स्वास्थ्य सेवा के नाम पर प्रयुक्त की जाती है। यदि विश्लेषण करके देखा जाए तो यह सब कुत्सित प्रयोग केवल व्यवसाय, बहुत धन कमाने अथवा नोबेल पुरस्कार के लाभ में किए गए होते हैं। सेवा तो तथाकथित प्रयोग, परीक्षण और औषधि निर्माण का ऊपरी खोल है जिससे कि हिंसा की कुत्सा ढकी और छिपी रहे। आइंस्टीन ने पता लगाया था कि जब बड़े पैमानों पर जीवों की हत्या की जाती है, चाहे ये मनुष्य की हो या पक्षियों की, उनसे जो वेदना उत्पन्न होती है उससे ज़बरदस्त तरंगें उत्पन्न होती है जिन्हें ईपी तरंगों, आइंस्टाइन पेन वेवर्स का नाम दिया गया। विभिन्न शोध परीक्षणों में पाया गया है कि ये ईपी तरंगे ही प्राकृतिक विक्षोभों तथा पर्यावरण असंतुलन को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भौतिक प्रकृति से संसार का अंतर संबंध है। सरकार भौतिक प्रकृति और पर्यावरण को प्रभावित रूपांतरित कर सकते हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश का निम्न उदाहरण वृक्ष वनस्पतियों के सूक्ष्म संस्कारों को किस तरह प्रभावित परिवर्तित करता है से देखा समझा जा सकता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई देशी आमों के नाम सोफिया, हिंगहा, केसरी, कपूरी आदि होते हैं। यह नाम इसलिए होते हैं कि इन आमों में सौंफ, हिंग, केसर और कपूर किसी सुगंध भी आया करती है। यह सुगंध अपने आप नहीं आती। किसान आम की गुठली रोपने से पहले सौंफ, हिंग, केसर आदि किसी तरह की सुगंध वाला आम चाहता है, उसके घोल में उस गुठली को डाल देता है। 3-4 दिन उसी में पड़ी रहने पर वह गुठली उस वस्तु के गुण ग्रहण कर लेती है। इसके बाद गुठली बो देते हैं। यदि गुठली सौंफ के घोल में रखी गई है तो उस आम के वृक्ष में आने वाली सभी फल सौंफ की सुगंध वाले होते हैं। किसी भी आम की गुठली लेकर उसका रासायनिक विश्लेषण करें तो उसमें सौंफ नाम की कोई वस्तु नहीं होगी। पर इस आम की गुठली चाहे कई पीढ़ियों बाद कहीं लगाई जाए तो भी उसके फलों में तब तक वही सुगंध बनी रहेगी जब तक उससे भी तीव्र प्रभाव से गुठली को संस्कारित न किया जाए। संस्कार भौतिक प्रकृति के गुण नहीं, अत्यंत सूक्ष्म और मनोमय चेतना है, पर उसकी सत्यता उपरोक्त प्रयोग से ही परखी जा सकती है। अब जबकि भेड़, सुअर, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, कबूतर आदि पशु पक्षियों के दुर्गुण युक्त मलमूत्र, रक्त, मांस शरीर में औषधि रूप में जाएंगे तो उसके क्या प्रभाव होंगे, यह
हम में से प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना ही चाहिए। यह अंधाधुंध प्रयोग संस्कार ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी बड़े घातक है। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस में आज ही जितना अधिक वीर्य रोग बढ़े हैं, वही इतनी बड़ी चिंता के कारण है कि वहाँ कुछ दिनों में ही पैदा होने वाला कोई भी बच्चा ऐसा न होगा जो वीर्य रोग से बचा होगा। रूस में अधिक संकट का उतना खतरा नहीं जितना अपने देश के नवयुवकों में बढ़ रही नपुंसकता का है। इंजेक्शनों, औषधियों और आहार में सिवाय विष, कीटाणु और रक्त मांस के हमारे शरीर में और जाता भी क्या है। अब उसके दुष्परिणामों की कल्पना भी हमें ही करनी चाहिए। आज का वैज्ञानिक संसार औषधि क्षेत्र में खूब उन्नति कर रहा है। नया रोग पैदा होने में कम समय लगता है, उसके इलाज बनने में देर नहीं लगती। चमत्कारी औषधियाँ तुरंत तैयार होती है और सजी सजाई वेशभूषा में सभ्य और शिक्षित लोगों तक पहुँचती है। लोग दवाओं की प्रशंसा भी करते हैं, पैसे भी देते हैं और अनजाने में ही नए नए रोगों की जड़ें अपने शरीर में भरते चले जाते हैं। इन बुराइयों की विस्तृत जानकारी कोई पढ़ना चाहे तो उसे प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर डब्ल्यू हिक्स की पुस्तक डॉक्टरों के विरोध में, रिवोल्ट अगेंस्ट डॉक्टर्स, और डॉक्टर नामन वार्नबी एमडी की पुस्तक डॉक्टरी अंधेर और पाप, मेडिकल आउटरेज एंड क्राइम पढ़ना चाहिए। उन्होंने इन पुस्तकों में लिखा है कि आधुनिक विज्ञान बिल्कुल खोखला है और औषधियों के नाम पर मानवता एवं जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रयोग से आँखों और कानों में खराबी आती है, पेनिसिलिन से चमड़ी में दूषित प्रतिक्रिया होती है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के प्रयोग से पेट में अन्न पचाने वाली कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इनमें तीव्र विष होता है। क्लोरमपेनिकोल हड्डियों के द्रव में खराबी उत्पन्न करता है, जिससे शरीर का रक्त सूख जाता है। एलोपैथी की प्रायः सभी औषधियाँ तीव्र प्रतिक्रिया वाली होती है और उससे शरीर के किसी न किसी हिस्से की शक्ति का ह्रास और विषवर्धन होता है। सब लोग स्पष्ट जानते हैं कि डीडीटी कीड़ों को मारने वाली एक विषैली औषधि है, तो भी उसे जानबूझकर खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है और यह सब डॉक्टरी निरीक्षण में ड्रग्स दृष्टि से किया जाता है, जिससे कि उन पदार्थों में किसी प्रकार के कीटाणु न पड़े। विदेशों से आने वाले अनाज में 10 लाख टन अनाज में 7 टन डीडीटी होती है। जिस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी और अधिक दूषित प्रभाव डालते चले जाते हैं, उसी तरह इन औषधियों के सूक्ष्म संस्कार आने वाली पीढ़ी को किस तरह कमज़ोर और अष्टावक्र बनाएगी, उसका सहज ही में अनुमान नहीं लगाया जा सकता।